नमस्कार दोस्तों, मोहनवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की अध्याय 6 जो हमारे आसपास की सामग्री है उसको देखते हैं। कहता हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। कहता ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित है। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? कहता कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती है। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। वह पूछती है, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या भिन्न हैं? उनके आकार और रंग क्या है? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी है? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। जाहिर सी बात है कि हर कोई वस्तु हर एक प्रकार की सामान से बना होता है। देखिए यहाँ दिखा रहा, कहता देखो मेरे पास नई नोटबुक है। ये लड़का दिखा रहा है कि मेरे पास नोटबुक है और ये बता रही है मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। तो कहने का मतलब है कि पेन अलग सामान से बना होगा और नोटबुक अलग सामान से। कहता है जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। कहता किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। देखिए सामग्री किसे कहते हैं? कहता सामग्री उसको कहते हैं जो किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थ का मिश्रण हो सकता है। मिश्रण मतलब मिला हुआ, अलग अलग चीज मिला हुआ हो सकता है, इसे सामग्री कहते हैं। कहता क्रियाकलाप 6.1 आइए पहचाने। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखे जिनसे वे बनी हैं। सामग्रियों की पहचान करें। कहता मैं अवलोकन करती हूँ सामग्रियाँ जिनसे वे बनती हैं। कहता प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्री से बनी होती है। आइए सामग्री के विषय में अधिक जानें। कहता भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदान लहुरादेवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पड़ता है में पाए गए हैं। कहता लगभग 4000 सामान्य संभवतः पूर्व BCE सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप जिन्हें शिल्प कहा जाता है का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुई। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवर्त पूर्व के दौरान और भी प्रकृत हो गई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता और फिर छन्नी से छानकर गूथा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था।
इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। देखिए, टेराकोटा किसको कहते हैं? मिट्टी के पकी हुई बर्तन या जो सामग्री होता है उसे टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण करने का रखने के काम में तथा विभिन्न प्रयोग के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। वस्तुओं को समूहों में कैसे बांटे, कि वस्तु जो है उसको अलग अलग समूह में कैसे बांटे उसको देखते हैं। कहता क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाए। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांटे। हमारे आसपास की वस्तुएं, आप देखिए, इसको अलग अलग बांटना है तो हम कैसे बांट सकते हैं कि इसका आकार किस टाइप का है। अगर मान लीजिए बॉल है, ये भी बॉल है, तो गोल गोल आकार है तो इसको एक साइज में या एक बर्तन में रखें। इसी तरह से इसको अलग करना है। कहता आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूहों में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? आपने इस गतिविधियों से क्या सीखा? कहता आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। देखिए क्या है, वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूह में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्री का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6.3 आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। कहता गिलास बनाना है। गिलास बनाने के लिए हम किस किस चीज़ का यूज कर सकते हैं? अगर हम मिट्टी का गिलास बनाते हैं या तो मिट्टी लगेगा, पानी लगेगा और क्या, उसको बनाने के लिए जो आकार देना है उसका फ्रेम लगेगा। कहता गिलास बनाने में प्रयुक्त सामग्री, कहता क्या खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? बताइए। कहता कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? कपड़े से गिलास का यूज क्यों नहीं किया जा सकता? अब देखिए, कहता गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्री में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए, कि जल को वह बाहर ना निकाले, वैसी उसमें क्षमता होनी चाहिए। कहता यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। कहता हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? कहता क्रियाकलाप 6.4 आइए खोज करें। कहता चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्री से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। कहता एक एक करके गेंदें ने और किसी नियत ऊंचाई से गिराई। कहता जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचाने जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। देखिए यहाँ गेंद दिया हुआ है, टेनिस की गेंद है, क्रिकेट की गेंद है,
व्यायाम की गेंद है। तो आप इसको ज़मीन पे बजावे और देखिए कि कितना हाइट तक ऊपर जाता है, उसको इस तालिका में भरना है। कहता खेल की गेंदे के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर या मुलायम, और वे कितनी ऊंची तक उछलती है। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्री से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तु को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। कहता आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनती है उनके आधार पर समूहों में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्य एक जैसे बर्तन को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। कहता सामग्री 6.3 सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या है। कहता आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। कहता सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। कहता विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वही लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न होता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गद्दा, लकड़ी, चाक, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांच, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें, क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है। उनके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। कहता जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है उनका स्वरूप विद्युत में यानी कि चमकदार होता है। जिन सामग्रियों का सतह प्रायः चमकदार होती है उनका स्वरूप धुती में चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्री सामान्यतः धातु होती है। देखिए क्या बोल रहा है, जो चमक वाली सामग्री होता है वह धातु होती है। धातुओं के उदाहरण में अब देखिए धातु क्या क्या है उसका उदाहरण दिया हुआ है। धातुओं के उदाहरण में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है। धातु अपनी चमक हवा और नमी के कारण खो देती है। ये फीकी एवं धुतीहीन दिखाई देने लगती है। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। धुती में चमकहीन सामग्रियां वे होती है जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। कहता कि चमकहीन सामग्री वे होते हैं, देखिए चमकहीन सामग्री वे होते हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती है। धुतीहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि है। कहते एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तुएं सोना नहीं होती। कहता हर चमकती हुई वस्तुएं सोना नहीं होती, सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। कहने का मतलब है जो सामान सभी चमकते हैं वो सभी धातु नहीं होते हैं। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है।
जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है जिससे वे चमकदार दिखती है। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती है। कहता कौन सी सामग्रियां कठोर होती है, इसके बारे में देखिए कि कौन सा सामग्री कठोर होता है। जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते दबाते हैं तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्री जैसे रबर आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी ले और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तुओं की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्री दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती है? जिन सामग्री को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती है। जिन सामग्री को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है वे नरम होती है, जबकि अन्य सामग्री जिन्हें दबाया या खरोंचा कठिन होता है वे कठोर होती है। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबर स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। क्रियाकलाप 6.5 आइए अवलोकन करें। कथा कठोर अथवा नरम वस्तुएं और सामग्री जिनसे वे बनी है। देखिए ईंट कैसा होता है, अगर ईंट से मार दे किसी के कपार पे तो कपार फूट जाएगा, तो कठोर है। पकी हुई मिट्टी से बनी होती है। जल की बोतल, पानी रखने की बोतल जो होती है वो कैसा होता है, कठोर होता है। बना किससे होता है, तो आप मिट्टी से बना सकते हैं, एल्युमिनियम से बना सकते हैं, या जिससे आपका मन है मेटल से बना सकते हैं। तकिया कैसा होता है, तकिया सॉफ्ट होता है, किससे बना है तो आप इसको देख लेंगे। तालिका 6.3 में उल्लेखित वस्तुओं को एक एक करके ले अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर हैं या नरम। पता लगाए कि वे किस सामग्री से बनी है। अपनी अवलोकन तालिका 6.3 में लिखे। कहता अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार और रंग। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जानें। कहता उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। घूलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहे हैं। घूलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है, शीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रस्टेड कांच के दरवाजे जिसकी सतह धुंधली होती है वे पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन सामग्री को आप आर पार देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सोलेफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। कहता घूलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचें कि क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता था। अधिकांश सामग्रियां ऐसे हैं जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। देखिए कहता है कि ऐसे कुछ सामान हैं जिसको आप आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं।
लकड़ी के आप एक साइड आप रहिए और एक बीच में लकड़ी रख दिया जाए, दूसरे साइड कोई और रहे, तो आप उसे नहीं देख सकते हैं। इसलिए यह अपारदर्शी वस्तु हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। चित्र 6.5 को देखें। घुलन, शीत, सारा और शीत के भाई द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचाने और नामांकित करें। कथा क्रियाकलाप 6.6 आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। तालिका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। पारभासी और अपारदर्शी दोनों एक ही टॉपिक है। कहता क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? देखिए, कांच का गिलास, बटर पेपर, रबर, फ्रस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, खिड़की का कांच। वस्तु का वर्गीकरण। अब इसमें आप बताइए कि कौन पारदर्शी, किसको आप आर पार देख सकते हैं और किससे आप आर पार नहीं देख सकते हैं, इसमें आपको भरना है। कहता जल में क्या घुलनशील है, क्या नहीं, मतलब जल में हम क्या घोल सकते हैं, पूरी तरह से मिला सकते हैं और क्या नहीं मिला सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कहता शाम को जब घुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था, उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे यह शिकंजी पिलाई। घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए, मतलब कि जल में नहीं दिखा। अदृश्य का मतलब होता है कि नहीं दिखना। आइए यह पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वे कैसे व्यवहार करती हैं। आइए खोज करें। कहता कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत और 5वें गिलास में बुरादा डालें। पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। कहता कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें। जल में विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करना। अब देखिए, आप जल में डालेंगे तो क्या घुलेगा क्या नहीं। चीनी जैसे है, जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं होगा, जल में अदृश्य हो जाएगा, हो गया, जल में अदृश्य नहीं हुआ। हाँ, ये चीनी हो जाएगा और जो कि पानी में घुल जाए उसको आपको भरना है, जो ना घुले उसको नहीं भरना है। कहता आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती है। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है या यह जल में घुलनशील है। कहता कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती है। तो बहुत देर तक घोलने पे भी वो सामान जल में पूर्ण रूप में नहीं घुलता है। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। देखिए, जल में घुलनशील, ये जल में पूरी तरह घुल गया। जल में अघुलनशील, जल में नहीं घुला, यह सामग्री दिख रहा है, जल में विलुप्त नहीं हुआ है। कहता आप स्वयं ORS बनाएं। कहता ओरल
रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी, निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। देखिए ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। देखिए क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता करते हैं। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं। कहता कि क्या जल में तेल, घी सब घुलेगा, उसके बारे में देखते हैं। कहता कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैस जल में घुलनशील होती है जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहता कितना भारी या कितना हल्का, इसको देखते हैं। कहता 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे ले, प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरे। 1 कप में जल भरे और इसे क्वाक के रूप में चिन्हित करें, दूसरा रेत से भरे, इसे ख्वाक के रूप में चिन्हित करें और तीसरा कंकड़ से भरे और इसे ग्वाक के रूप में चिन्हित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौले और उसमें दर्शाए संख्या को अपनी नोटबुक में लिखे। आंकड़े की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है। देखिए यहाँ पे जो प्रयोग कर रहा है उसका दिखाया हुआ है। जल से भरे एक कागज के कप को तौलना, ये तौल के बता रहा है और अलग अलग नोटबुक में तैयार किएगा। कहता क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की है। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को मापकर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है, जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हो। कहता कि आयतन समान होना चाहिए, आयतन समान होना चाहिए और जो द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस सामान का वह वजन में भी ज़्यादा होगा और जिसका द्रव्यमान कम होगा वह वजन में भी कम होगा। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी उपयोग किया जाता है। द्रव्यमान जो है वह भार ही है। क्या है? भार, वजन जिसको हम लोग बोलते हैं। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षा में द्रव्यमान और भार तथा उसके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है, आप बैठ क्यों नहीं रहे? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देते हैं और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमांक गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। देखिए यहाँ जल को भर के दिखाया हुआ है कि कौन आधा भरा हुआ कौन पूरा भरा हुआ।
कहता दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरा है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। कहता मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई, अब मुझे इसका कारण समझ में आया। देखिए ये पानी भर रही है, जग का आयतन बहुत ज़्यादा है, बोतल का कम है, तो पानी तो बाहर गिरेगा ही। वही ये बात बता रही है। कहता आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतल बिकती हुई देखी होगी। क्या आपने देखा कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है? यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है कि उसमें कितना जल आ सकता है। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगा होता है, जो आयतन दर्शाता है। अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते। सभी वस्तु में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। कहता द्रव्य क्या होता है? क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? यदि हाँ तो वे क्या हो सकते हैं? देखिए द्रव्य क्या होता है इसको देखते हैं। कहता द्रव्यमान और आयतन 2 गुण होते हैं। द्रव्यमान और आयतन 2 गुण होते हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये 2 गुण विद्यमान हो? कहता कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य किसको कहते हैं? जो वस्तु स्थान घेरे और द्रव्यमान रखती हो उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताते हैं और ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन को बताता है और आयतन को लीटर और मिलीलीटर में की इकाइयों में मापा जाता है। कहता अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति SI में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, न कि 7 kgs के रूप में। इसी प्रकार लीटर को बड़े L के रूप में और मिलीलीटर को ml के रूप में संरक्षित रूप से लिखा जाता है। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 ml लिखा जाएगा। मीटर छोटे अक्षर लोअर केस में होगा और L बड़े अक्षर अपर केस में होगा। SI प्रणाली में घन मीटर को संक्षिप्त में मीटर क्यूब कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर क्यूब लिखा जाएगा। संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़े। देखिए क्या कह रहा है। कहता संख्यात्मक मान
संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़े, जैसे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर लिखा हुआ है। ये लिखने की विधि बता रही है। अब देखिए, ये बच्ची पूछ रही है क्या वायु जो हवा है वह द्रव है? तो इसको देखते हैं। कहता क्या हमारे आसपास की सभी सामग्री द्रव के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव है, रेत और कंकड़ द्रव है, और इसी प्रकार कफ भी द्रव है। सामग्री द्रव के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियाँ भिन्न भिन्न दिखाई देती है और भिन्न भिन्न व्यवहार करती है। हमने सामग्री के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्री के गुणों स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या यह वरदान है या अभिशाप? अतः प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। कतः गुरु मंद हिम सिनगंध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुण ससूक्ष्म विष्णुदा विसंति सह विपर्यया। कहता इस श्लोक में अर्थात रूप से 20 गुणों विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्राणियों, पौधे, जंतु एवं मनुष्य पर्याप्त और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण है। कहता गुरु मतलब भारी। देखिए इसका अर्थ दिया हुआ है, संस्कृत का कुछ शब्द है उसका अर्थ दिया। गुरु मतलब भारी, मंद मतलब धीमा, हिम मतलब ठंडा या शीतलन। ऐसे करके आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए प्रमुख शब्द दिया हुआ है कि इसको कठिन शब्द कह सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। अपारदर्शी है, घुलनशील है। आप इसको देख लीजिए। चलिए सारांश देखते हैं। पूरा चैप्टर का जो जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसको सारांश में एनसीईआरटी ने एक जगह एकत्रित किया है, और आप लोग सारांश देखना ना भूलें, सारांश जरूर देखें। चलिए सारांश देखते हैं। मुख्य बिंदु दिया हुआ भी है। मुख्य बिंदु कहता है वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्री से बनाई जाती है। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्री के संयोजन से बनी हो सकती है। कहता हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। तथा सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्री को उनको गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकरण किया जाता है। तो आप देखिए कुछ गुण अलग होगा तब तो उसको अलग हम कर सकते हैं। वही कह रहा है सामग्रियाँ उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में बांटी जा सकती है। जैसे विधु में चमकदार एवं
धुतिहीन, चमकहीन और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर जैसे कठोर या नरम। सामग्री को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। अतः कुछ सामग्रियाँ जल में घुलनशील होती है जबकि अन्य अघुलनशील होती है। अतः कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे और जिसका द्रव्यमान हो उसे द्रव कहते हैं। द्रव द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव की मात्रा का मापन है। चलिए अब कुछ प्रश्न बचा हुआ है जो कि ऊपर के चैप्टर से ही दिया हुआ है, अब इसको बना लेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिए हैं। अब अगला चैप्टर ताप एवं उसका मापन देखेंगे। यह चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप सभी एनसीईआरटी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल मानवी.क्लासेस को सब्सक्राइब करें और जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।